डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज इंजीनियर आजाद सिद्दीकी और आज के क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 एंड दिस इज फिजिक्स पेपर। इस पेपर को हम लोग डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं और अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 80 ऑब्जेक्टिव है, 25 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 8 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। टोटल 113 क्वेश्चंस हैं, 100 मार्क्स का है। चूंकि इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता इसलिए शायद 100 मार्क्स का दिया जा रहा है। फिर जब आपका सेंटर एग्जाम होगा नवंबर में तो फिर से आपका वैसे जैसे बोर्ड का पैटर्न आता है उस हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन बोला है वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज। यहाँ पे लिखा जाना चाहिए था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का होता है P इक्वल टू 2QL। ये फॉर्मूला है। सो 2 एक नंबर है, Q मतलब कूलम और लेंथ मतलब मीटर। सो कूलम मीटर इज द राइट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर बी, कूलम मीटर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर इज हाफ CV स्क्वायर। सो ये एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर कैपेसिटर का क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ n इज नॉट पॉसिबल इन द रिलेशन Q इक्वल टू NE। तो देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में जो n की वैल्यू है वो होता है +-1 +-2 +-3, यानी कोई भी इंटीजर होना चाहिए। n मस्ट बी एन इंटीजर। सो n फ्रैक्शन नहीं हो सकता, तो 4.2 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट, तो दो एसआई यूनिट होता है उसका। एक देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट हम लोग ये लेते हैं न्यूटन पर कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर, बट ये नहीं पूछा है यहाँ पे। यहाँ पे वोल्ट मीटर के टर्म में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर और एरिया का मीटर स्क्वायर। सो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, वोल्ट मीटर इज द राइट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द वोल्ट मीटर, राइट। सो वोल्ट मीटर इज द राइट ऑप्शन, राइट, वोल्ट मीटर। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 8 कूलम नेगेटिव चार्ज इज। 8 कूलम के नेगेटिव आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो देखो Q इक्वल टू NE लगा देते हैं। Q इक्वल टू NE लगा दीजिए। Q है 8, N निकालना है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19, 10 टू द पावर -19, -19। ओके, जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 8 बाई, उधर गुणा में था, इधर आएगा तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इक्वल टू n। और ये 1.6 से 5 बार में कट जाएगा और ये जाएगा -19 ऊपर तो +19 बन जाएगा। सो 5 इंटू 10 का पावर +19। सो n इक्वल टू 5 इंटू 10 का पावर +19। सो ऑप्शन नंबर ए। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है दूसरा क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज ऑफ 5 कूलम आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम इज। देखिए यहाँ पे एक -5 कूलम है, यहाँ पे एक 5 कूलम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। तो मीटर में बदल देंगे तो 5 इंटू 10 का पावर -2 मीटर हो जाएगा। मीटर में बदल दिया। सो डायपोल मोमेंट होता है P इक्वल टू 2QL। तो Q है 5 और 2L है 5 इंटू 10 का पावर -2, तो 25 इंटू 10 का पावर -2 हो जाएगा। ये 25 इंटू 10 का पावर -2 कूलम मीटर। आगे बढ़ेंगे। वायु में दो धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच का प्रतिकर्षण बल होगा। On inserting a dielectric substance between two positive charges kept in air, the value of repulsive force between them is। तो देखो ये फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखो ये F जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन R से, तो कोई भी मीडियम आप रखिएगा
एयर से ज्यादा ही होगा उसका रिलेटिव परमिटिविटी, इसलिए फोर्स कम हो जाएगा। रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ेगा तो फोर्स घट जाएगा, सो घट जाएगा। ओके, सो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा will decrease, right? So the second option will decrease. The electric field at a distance r from the axis of a charged cylindrical conductor of infinite length will be। तो बड़ा आसान सा है, गॉस लॉ का है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। और हम लोग ऊपर ऐसे हम लोग कर देते थे न्यूमेरिकल के लिए 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ताकि 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोग यूज कर सकें। सो न्यूमेरिकल के लिए मैंने बताया था ऐसा, और ये आता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज वेरी वेरी इजी। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्चुअली फील्ड लिखना चाहिए, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज हॉलो स्फीयर इज 0। सो अंदर चार्ज 0 होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिना चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो सकता, इसलिए 0। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज विल बी। सो ये क्या होता है, v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। सो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। सो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ओके, विभव प्रवणता बराबर होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, E इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर। तो यहाँ पे माइनस नहीं दिया है, डीवी अपॉन डी आर या dx भी लिखते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं दिया, एक्चुअली में माइनस होता है। सो डीवी अपॉन dx इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, जिसने लगाया है वो गलत ऑप्शन लगाया है, ये होगा। आगे बढ़ते हैं। The value of force acting on a charged particle Q in electric field E is। So F equal to QE आप लोगों ने पढ़ा होगा। जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स F equal to QE। Let's move on to question number 13। If a uniform electric field is along the direction of x-axis, then equipotential surface will be। तो देखिए equipotential surface पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर होता है तो अगर x में है इलेक्ट्रिक फील्ड तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वाई जेड में। तो ये हो जाएगा, क्योंकि y भी परपेंडिकुलर होगा और z भी परपेंडिकुलर होगा, तो वाई जेड प्लेन में। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सही लगाया है लड़के ने। W इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सो ये हो जाएगा W इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। वर्क डन इन रोटेटिंग एनी डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज W इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा सा नीचे करते हैं, इंग्लिश वाला पढ़ते हैं। ऑन द सर्फेसेज ऑफ टू स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखो रेशियो इनका सेम होगा। रेशियो इनका सेम किस लिए होगा, क्योंकि ये होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और दोनों का सिग्मा क्या रहा सेम है। तो दोनों का सिग्मा क्या रहा सेम है और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट ही होता है, तो दोनों बराबर हो गया। तो रेशियो इनका अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो दोनों 1:1 आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि बोल रहा है कि दोनों का सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है और एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो दोनों का 1:1 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर 4। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 16। An electron is accelerated to 5 volt potential difference. The energy gained by electron will be। तो देखो इसको सॉल्व कर देता हूं मैं, क्या होगा ये सुनिए। पोटेंशियल एनर्जी है ना, एनर्जी गेन। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है V इंटू क्यू, है ना, या ये भी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R भी होता है, तो V इंटू क्यू हो गया यहाँ से। अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चार्ज के जगह पे E आ जाएगा और ये हो जाएगा V। सो U इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज E और V, वोल्टेज दिया है 5 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो पोटेंशियल एनर्जी इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो आप याद रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R भी हो जाएगा और एक Q बच जाएगा, तो V इंटू क्यू। अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन का हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू E इंटू V।
सो ये था क्वेश्चन नंबर 16। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है E इक्वल टू 0 तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव V का दूरी R के साथ परिवर्तन होगा। देखो बोल रहा है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E इक्वल टू 0 द पोटेंशियल V विल वेरी विद डिस्टेंस R। तो देखो जब E 0 होता है ना तो V डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। सो V डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, इट रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। सो ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है ना तो ये जो V होता है वो R पे डिपेंड नहीं करता। सो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांस्टेंट। ठीक है, V कांस्टेंट हो जाता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो जब आपने पोटेंशियल पढ़ा होगा तो आपको पढ़ाया गया होगा कि जो सरफेस पे होता है वही इनसाइड द सरफेस होता है, तो ये कांस्टेंट हो जाता है, आर पे डिपेंड नहीं करता। सो डजंट डिपेंड ऑन आर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी। इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन वेरी क्लोज टू अनदर इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। किसी इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक पास लाने पर निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी? देखिए बढ़ती है। कैसे बढ़ेगी? देखिए U इक्वल टू, अभी मैंने ऊपर बताया था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, और इसमें विथ साइन लिया जाता है तो दोनों माइनस ई प्लस हो जाएगा, और R को हम कम करते जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि ये Q1 भी माइनस और Q2 भी माइनस, दोनों इलेक्ट्रॉन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और R हम कम कर रहे हैं तो U हमारा यानी पोटेंशियल एनर्जी हमारा बढ़ जाएगा। सो इंक्रीज, बढ़ती है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इंक्रीजेस। राइट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, अभी ऊपर दिखाया गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा एनर्जी को मेजर किया जाता है। एनर्जी का एक छोटा यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेजर्स एनर्जी। आगे बढ़ते हैं। वैद्युत धारिता का विमीय सूत्र है, तो वैद्युत धारिता का विमीय सूत्र देख लेते हैं। वैद्युत धारिता क्या होता है? वैद्युत धारिता होता है C इक्वल टू Q अपॉन V। ठीक है, और V क्या होता है? W अपॉन Q, तो ये हो जाएगा C इक्वल टू Q अपॉन W अपॉन Q। पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब Q ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा C इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन W। Q स्क्वायर चार्ज का स्क्वायर मतलब A का पावर 2 T का पावर 2, A का पावर 2 T का पावर 2, और बटे में वर्क का होता है ML2 T का पावर -2। अब जब ऊपर जाएगा तो M हो जाएगा। ठीक है, M -1 हो जाएगा, L का पावर -2 हो जाएगा, T का पावर +4 और A का पावर 2, यानी यहाँ पे लिख देता हूं मैं, M हो जाएगा -1, L हो जाएगा -2, T हो जाएगा 4 और A हो जाएगा 2। सो कौन सा ऑप्शन है? मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर बी हो रहा है मेरे ख्याल से। ऑप्शन नंबर बी सही है। M का पावर -1, L का पावर -2, T का पावर 4, A का पावर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफराड है, तो उसकी त्रिज्या होगी द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, द कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज 1 माइक्रोफराड, इट्स रेडियस विल बी। तो देखिए C क्या होता है? C होता है 4πε0 इंटू R। तो R निकालेंगे तो ये नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा C अपॉन 4πε0 इक्वल टू R। सो R इक्वल टू 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 का पावर 9, और C दिया 1 माइक्रोफराड यानी 10 का पावर -6 फराड। सो ये हो जाएगा R इक्वल टू 9 इंटू 10 का पावर 3 मीटर यानी 9 किलोमीटर। 10 का पावर 3 को हम किलो कहते हैं, तो ये हो जाएगा 9 किलोमीटर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी 9 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है
in parallel combination of capacitors which of the following quantities remains same for each capacitor. तो देखो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है और सीरीज में चार्ज सेम रहता है कैपेसिटर में, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट वन, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट. उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कैपेसिटर से ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ 3 capacitors of equal capacity connected in series is 6 microfarad. They are connected in parallel. If they are connected in parallel, then equivalent capacity will be. बोल रहा है कि समान धारिता के 3 संधारित्र को अगर सीरीज में जोड़ा जाता है तो उनका जो इक्विवेलेंट आ रहा है वो 6 है. तो अगर उन्हें पैरेलल में जोड़ा जाएगा तो उनका इक्विवेलेंट क्या होगा. तो देखिए 1 by C equivalent equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. यही फॉर्मूला होता है हमारा. तो ये है 1/6 और ये सब सेम है तो ये हो जाएगा 3/C. ठीक है, 3/C हो जाएगा. तो उसके बाद यहां से अगर हम C का वैल्यू देखें तो C का वैल्यू कितना हो जाता है. देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C का वैल्यू आ रहा है क्लियरली 18. ठीक है, यानी हर कैपेसिटर 18 माइक्रोफैराड का है. ठीक है, अगर इसको पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 या NC. तो 18 इंटू 3 है तो 54 या 18 प्लस 18 प्लस 18 इक्वल टू 54. सो C विल बी द राइट ऑप्शन. ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग वैन डी ग्राफ जनरेटर इज अ मशीन विच प्रोड्यूसेस हाई वोल्टेज. सो वैन डी ग्राफ जनरेटर ऐसा मशीन है जो बहुत हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट वन. हाई करंट, सॉरी हाई वोल्टेज, गलत लग गया है, हाई वोल्टेज है ना. सो हाई पोटेंशियल डिफरेंस है ना. आगे बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन अच्छा है और एक समझ लीजिए कि प्रॉपर न्यूमेरिकल के तौर पे है कि बोल रहा है 6 माइक्रोफराड और 4 माइक्रोफराड के 2 संधारित्रों को 120 वोल्ट की बैटरी से सीरीज में रखा गया है, सीरीज में जोड़ा गया है. तो 4 माइक्रोफैराड के संधारित्र के आर पार विभवांतर क्या है. तो देखो सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल बढ़ता है, डिवाइड होता है. तो देखिए इधर सबसे पहले तो एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं. एक 6 का है और एक 4 का है. इसको जोड़ा गया है एक बैटरी के साथ और बैटरी है 120 वोल्ट का. ये है 6 माइक्रोफैराड और ये है 4 माइक्रोफैराड. 4 माइक्रोफैराड. ठीक है. सो अगर हम देखें इसका इक्विवेलेंट निकालने पहले तो इक्विवेलेंट क्या होता है. C इक्वल टू C1 C2 बाई C1 प्लस C2. 4 प्लस 6 4 इंटू 6 24. सो ये हो जाएगा 4 इंटू 6 24 और 4 प्लस 6 10 यानी 2.4. सो इक्विवेलेंट हमारा निकल गया 2.4. ठीक है, और वोल्टेज है 120. तो Q कितना हो जाएगा चार्ज. Q इक्वल टू C भी होता है. सो Q इक्वल टू टोटल चार्ज हो जाएगा. C कितना है, C निकला हमारा 2.4 और बैटरी का वोल्टेज है 120. तो बैटरी का वोल्टेज है 120. तो अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 120 में 24 240 288 आ जाएगा. ये आ जाएगा 288. ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि V2 क्या हो जाएगा Q बाई C2. सो सीधा निकाल लेंगे V2 इक्वल टू Q बाई C2. V2 इक्वल टू Q बाई C2. सो Q कितना है 288 और C2 कितना है 4. तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 से 7 बार में 28 और 4 से 2 बार में 72 वोल्ट. तो 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर से ये आएगा 72 वोल्ट. राइट. सो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा देख लिया जाएगा. 72 वोल्ट आ रहा है. ठीक है, किसी धातु का परावैद्युत नियतांक क्या होता है. तो ये तो इनफाइनाइट होता है सीधे, और सही लगाया उसने अनंत, जिसका भी है. सो असल में होता क्या है K इक्वल टू E0 बाई ई नेट. सो मेटल का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो किसी भी E0 बाई 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा. सो ये इनफाइनाइट.
चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो देखो दो तरह की गति होती है, एक तो थर्मल वेलोसिटी होती है और एक होता है जो ड्रिफ्ट करता है इलेक्ट्रॉन। तो ड्रिफ्ट के कारण ही करंट बनता है, इसीलिए हम लोग ड्रिफ्टिंग के साथ जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। किरचॉफ्स पॉइंट रूल ओबेज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो देखो दो रूल है, किरचॉफ्स पॉइंट रूल और जंक्शन रूल। ठीक है, तो पॉइंट रूल यानी किरचॉफ्स करंट रूल या पॉइंट रूल कहते हैं हम लोग जिसको, उसको कहते हैं जंक्शन रूल भी उसी को कहा जाता है। तीसरा वाला है लूप रूल, लूप है ना। तो देखो किरचॉफ्स पॉइंट रूल ओबेज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला वाला जो रहता है ना केसीएल, किरचॉफ्स करंट रूल, और दूसरा वाला केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। ठीक है, तो केवीएल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है और पहला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। ठीक है, करंट के लिए होता है तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। हाँ, और केवीएल होता है तो ऑप्शन नंबर ए होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक सेल के विद्युत वाहक बल का मापन होता है। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल इज मेजर्ड बाय। तो पोटेंशियोमीटर से मेजर किया जाता है। पोटेंशियोमीटर मेजर करता है क्या क्या? पोटेंशियोमीटर मेजर करता है ईएमएफ ऑफ ए सेल। दो ईएमएफ, किसी दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर भी किया जाता है। और तीसरा किसी सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस को भी फाइंड आउट किया जाता है। तो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन दिया नहीं। व्हीटस्टोन ब्रिज किसके लिए होता है? अननोन रेसिस्टेंस को पता करने के लिए। तो इसमें अननोन रेसिस्टेंस दिया ही नहीं, असल में देना चाहिए था अननोन रेसिस्टेंस। तो देखिए 1 ओम से लेके 100 किलो ओम का रेसिस्टेंस हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज से मेजर करते हैं। अगर 1 ओम से कम मेजर करना हो तो केल्विन डबल ब्रिज यूज किया जाता है, जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। और जो 10 का पावर 6 ओम से ज्यादा का मेजर करना हो तो उसके लिए लॉस ऑफ चार्ज मेथड यूज किया जाता है, वो भी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं। सो हम लोग जाएंगे बोथ हाई एंड लो रेसिस्टेंस के साथ, क्योंकि एक को हम लोग लो मान ले रहे हैं और 100 किलो ओम है ना, 100 किलो ओम, मैंने सिर्फ ओम लिख दिया है। 100 किलो ओम, 1 ओम से लेके 100 किलो ओम तक हम लोग मेजर कर लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से। यानी 100 किलो ओम से ऊपर और 1 ओम से नीचे व्हीटस्टोन ब्रिज से मेजर नहीं होता है। तो हम लोग बोथ लो, हाई एंड लो रेसिस्टेंस जाएंगे, सी के साथ जाएंगे। 1 को मैं लो मान रहा हूं और 100 किलो ओम को मैं हाई मान रहा हूं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इसका एक शॉर्टकट भी है और तरीके से भी बनाया जा सकता है। तो देखो बोल रहा है कि इफ ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ 1 ओम रेसिस्टेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पीसेज एंड कनेक्टेड इनटू पैरेलल, यानी 1 ओम के 4 टुकड़े कर दिए जाते हैं, तो कितना हो जाएगा? R पार्ट 1/4 हो जाएगा। और इसको तुम जोड़ दोगे पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R पार्ट बाई R बाई N होता है ना, तो R पार्ट बाई N। सो R पार्ट कितना है? 1/4 और नीचे N कितना है? 4, तो 1/16। ठीक है, और डायरेक्ट फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट, मैंने शॉर्टकट पढ़ाते हुए बताया था, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R बाई N स्क्वायर। और N क्या है? जितने नंबर ऑफ टुकड़े आपने किए हैं, तो 4 नंबर ऑफ टुकड़े किए हैं, सो R है 1 और N 4 टुकड़ा किया तो 4 का स्क्वायर 16। शॉर्टकट से भी बनाया जा सकता है। सो 1/16 इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, 1/16, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। एम्पियर घंटा मात्रक है, तो देखिए इधर एम्पियर आवर, तो एम्पियर किसका यूनिट होता है? एम्पियर यूनिट होता है करंट का, और आवर किसका यूनिट है? टाइम का। और ये किसका फॉर्मूला हो गया? Q इक्वल टू IT। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया चार्ज का, तो ये किसका यूनिट हो गया? चार्ज का। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, चार्ज का यूनिट होता है। ठीक है, एम्पियर आवर चार्ज का यूनिट होता है। डन। सो एम्पियर यूनिट, एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ये किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट एक तो 2 ml और एक होता है I इंटू ए, NIA जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये भी बड़ा आसान है। पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट V²/R। तो देखो पावर होता है VI, ठीक है, या V²/R। पावर का अलग अलग फॉर्मूला होता है, VI से ही सब निकाल सकते हैं हम लोग। तो एक V²/R हो जाएगा
और अगर आई स्क्वायर इंटू आर भी होगा, आई स्क्वायर इंटू आर भी होता है। अगर v को हम आई आर कर दें तो आई इंटू आई, आई स्क्वायर इंटू आर, और अगर हम i को v अपॉन आर कर दें तो v स्क्वायर अपॉन आर, तो यहाँ पे v स्क्वायर अपॉन आर। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेज रेसिस्टेंस आर को, तो आर जो होता है ना वो होता है रो एल अपॉन ए, ठीक है, रो एल अपॉन ए, पहला वाला ऑप्शन रो एल अपॉन ए, फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद 36 नंबर है, वो पूछा जा रहा है यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो देखो कंडक्टिविटी जो होता है ना वो रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है, ठीक है। रेसिस्टिविटी यहां से मैं निकाल लेता हूं। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है, रेसिस्टिविटी होता क्या है, रेसिस्टिविटी होता है रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ठीक है। सो ओम मीटर स्क्वायर बाय मीटर, ओम मीटर, सो ये हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू 1 बाई ओम मीटर। सो 1 बाई ओम को हम लोग साइमन बोलते हैं, तो साइमन पर मीटर, लेकिन यहाँ पे दिया है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, तो यही सही होगा तीसरा नंबर। और ये इसका ऐसा यूनिट होता है 1 बाई ओम को हम लोग साइमन कहते हैं, तो साइमन पर मीटर भी होता है, ठीक है, साइमन पर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, ओम मीटर का इनवर्स, दोनों का इनवर्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये फिर से किरचॉफ का फर्स्ट रूल दे दिया, इन ए क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज 0। फिर से केसीएल है ये। If the length of wire of potentiometer is increased, then the balance point will be obtained। तो देखो बैलेंसिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्यों बैलेंसिंग पॉइंट बढ़ जाएगा? क्योंकि बैलेंसिंग पॉइंट क्या होता है, फॉर्मूला E इक्वल टू के इंटू एल होता है, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। सो बैलेंसिंग लेंथ विल बी ऑब्टेन्ड एट मैक्सिमम लेंथ, बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद R त्रिज्या और N फेरो वाली किसी वृत्ताकार कुंडली जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, उसके केंद्र पर विद्युत पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती है। तो देखो एक्चुअली देख लेते हैं सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होता कितना है, तो होता है B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R। तो देखो I से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। बस फॉर्मूला आपको याद रखना है। चुंबकशीलता का बीमा, तो चुंबकशीलता का बीमा क्या होता है, चलिए यहां से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। चुंबकशीलता मतलब परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी क्या होता है, तो देखिए F इक्वल टू म्यू नॉट M1 M2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो देखो म्यू नॉट यहां से निकालेंगे तो ये हो जाएगा F R स्क्वायर बाई M1 M2, ठीक है। तो F का क्या होता है, देखिए ML T माइनस 2, और ये देखिए ऊपर R स्क्वायर और नीचे इसका होता है एम्पियर मीटर पोल स्ट्रेंथ का, तो 2 एम्पियर मीटर इंटू एम्पियर मीटर, एम्पियर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, देखिए इधर इंटू में मीटर स्क्वायर और बटे में यहाँ पे एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, एमएल टी माइनस 2 ए माइनस 2 होगा, ठीक है, एमएल टी माइनस 2 ए माइनस 2, एमएल टी माइनस 2 ए माइनस 2, सो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आप बस याद रखेंगे कि ये जो पोल स्ट्रेंथ होता है ना M, उसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर, सो उसके हिसाब से ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। आगे है 5 टेस्ला, तो देखो एक टेस्ला 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, तो 5 टेस्ला हो जाएगा 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर, ऑप्शन नंबर ए सही है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड, तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड में उसके एक्सिस के पैरेलल होता है, तो पैरेलल टू इट्स एक्सिस, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चलते हुई आवेशित कण अनुभव करती है, देखिए इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देखो स्पीड चेंज नहीं होता, इसके डायरेक्शन में लगातार चेंज होता है, इसलिए एक्सेलरेटेड मोशन है ये, तो डायरेक्शन में लगातार चेंज होता है, ठीक है। बायो-सावर्ट लॉ क्या देता है, तो सुनिए बायो-सावर्ट लॉ जो है, बायो-सावर्ट लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, बी। और ये वाला ऑप्शन है आपका जो आप क्वेश्चन नंबर 45 देख रहे हैं, इसको थोड़ा मैं इंग्लिश वाला पढ़ लेता हूं। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ 2 पैरेलल एंड करंट कैरिंग कंडक्टर्स फॉलोइंग इन द सेम डायरेक्शन इज, तो देखिए ये एक्चुअल में फॉर्मूला होता है F अपॉन L, यानी ये फॉर्मूला होता है
फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू या तो होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर, या अगर 4 पाई बना देते हैं तो यही फॉर्मूला हो जाता है म्यू नॉट 2I1 I2 अपॉन 4 पाई आर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को हम लोग लिख देंगे 10 का पावर -7 और ये हो जाएगा 2I1 I2 अपॉन आर। ठीक है, सो 10 का पावर -7 2I1 I2 अपॉन आर। सो ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 का पावर -7 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2I1 I2 अपॉन आर इंटू 10 का पावर -7। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन पुंज की प्रकृति होगी। तो देखो ये क्या करता है, जैसे हमने पढ़ा है कि दो ये जो वायर्स होते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें जब करंट फ्लो हो रहा होता है ना, तो ये इसको इधर अट्रैक्ट करता है और ये इसको इधर अट्रैक्ट करता है। तो मान लो करंट अगर ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन नीचे की डायरेक्शन में जा रहे होंगे। सो इलेक्ट्रॉन अगर नीचे के डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो पैरेलल बीम ही इलेक्ट्रॉन की, तो एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की पैरेलल बीम है, तो ये कैसा है, अट्रैक्शन है, और इसको हम लोग कन्वर्जिंग कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग, मतलब एक दूसरे के करीब आना, सो कन्वर्जेंट होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। धारा घनत्व का मात्रक। सो धारा घनत्व क्या होता है, J इक्वल टू I अपॉन ए, यानी करंट का एम्पियर और इसका मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, व्हेन एन एम्पियर इज शंटेड इट्स मेजरिंग रेंज, जब किसी एम्पियर को शंट किया जाता है तो इसका मेजरिंग रेंज बढ़ जाता है, इंक्रीजेस। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ए चार्ज particle is moving on a circular path with velocity v in uniform magnetic field B. If the velocity of the charged particle is doubled and the strength of magnetic field is half, then the radius becomes, देखिए एक्चुअली आपको पढ़ाया गया था एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या था, R इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी। रेडियस का फॉर्मूला याद रखिएगा, R इक्वल टू एम भी अपॉन क्यू बी। सो देखिए आर डैश क्या हो जाएगा, यहां बना देता हूं, आर डैश क्या हो जाएगा, एम में कोई चेंज नहीं हुआ है। वेलोसिटी को क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज डबल्ड, यानी 2b। क्यू में भी कोई चेंज नहीं है और b को आधा कर दिया गया, तो b बाई 2, यानी 2 पलट के जाएगा ऊपर, तो एक और 2 आया यहाँ पे। ठीक है, तो एक और 2 आया ऊपर, यानी b बाई 2 होगा। ठीक है, तो एक और आया, अब इधर 2 पलट के जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, r डैश इक्वल टू 4 mb अपॉन qb। सो r डैश देखिए 4 इंटू आर के बराबर हो गया, 4 गुना बढ़ गया, तो 4 गुना 4 टाइम्स। ठीक है, इस तरह से। लेंज का नियम, लेंज लॉ इज एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नहीं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, गलत मारा गया है। लेंज का लॉ एनर्जी के कंजर्वेशन पे रिलेटेड होता है। आगे बढ़ते हैं। 51, द मोस्ट सुटेबल मेटल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट इज, सॉफ्ट आयरन से बनाया जाता है, सॉफ्ट आयरन से। ठीक है, सो सॉफ्ट आयरन यूज किया जाता है इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। इन ए कंडक्टर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, तो देखिए फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का Vd इक्वल टू माइनस ई टॉ अपॉन एम, टॉ इंटू एम, सॉरी टॉ ऊपर रहता है ना, ऐसा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू माइनस ई टॉ अपॉन एम। सो इसमें क्या पूछ रहा है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, सो इलेक्ट्रिक फील्ड के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, रेसिस्टेंस इसमें है नहीं, स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, टेम्परेचर डायरेक्ट टेम्परेचर की बात नहीं है, टॉ है तो डायरेक्ट टेम्परेचर की बात नहीं है, तो हम लोग सीधे पहला वाला ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 था ये। क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं। द रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स ऑन, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो किस पे निर्भर करती है, देख लीजिए। पदार्थ की प्रतिरोधकता निर्भर करती है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ाने से अगर कंडक्टर होता है तो इसका प्रतिरोधकता और प्रतिरोध दोनों बढ़ता है।
सेमीकंडक्टर का घटता है ना। तो इस तरह से एलॉयज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये हो जाएगा पदार्थ के तापमान पे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, राइट। क्वेश्चन नंबर 54। 54 में कह रहा है कि a resistor of resistance 5 ohm is connected across a 10 volt battery, what is the power associated। तो ये सीधा V स्क्वायर अपॉन R लगाइए। V स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 और बटे में 5, 100 बाई 5 20, तो 20 वाट, ठीक है। स्वप्रेरकत्व का स्वप्रेरकत्व यानी यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज, तो इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है। सो यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी। यस सी। प्रतिघात यानी रिएक्टेंस का, तो रिएक्टेंस का क्या होता है, ओम हो जाता है, रिएक्टेंस का ओम। ये सब आसान आसान पूछ दिया है क्वेश्चन। प्रतिवर्ती धारा यानी रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो देखो जो IRMS होता है ना, वो पीक वैल्यू का रूट 2 टाइम्स होता है, ठीक है। सो अगर मैं पीक वैल्यू को ऊपर रखना है और रूट मीन स्क्वायर को नीचे, तो एक काम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। सो ये हो जाएगा I0 बाई IRMS इक्वल टू रूट 2 या 1.41। तो रूट 2 इसमें ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इंपीडेंस पूछ रहा है, सही ऑप्शन लगाया लड़के ने। इंपीडेंस यही होगा, R स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर होता है और एक्सएल होता है ओमेगा एल, तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। प्रतिघात यानी इंपीडेंस, ठीक है। इंपीडेंस ऑफ LR सर्किट इज R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हॉट वायर एमीटर मेजर्स। हॉट वायर एमीटर मेजर करता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर गिव्स। तो स्टेप अप क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है और करंट को कम करता है। स्टेप अप मतलब वोल्टेज को बढ़ा देगा, तो वोल्टेज को बढ़ाएगा तो करंट को कम कर देता है। सो हाई वोल्टेज एंड लो करंट। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हाई वोल्टेज एंड लो करंट, ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे यहाँ पे हम लोग, यस दिस वन। नेक्स्ट LR परिपथ का शक्ति गुणांक। तो शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, R अपॉन जेड। तो अभी जेड मैंने ऊपर बताया था और R अपॉन जेड, तो सीधे सीधे बी ऑप्शन हमको दिख रहा है, R अपॉन जेड होता है। cos फाई इक्वल टू R अपॉन जेड। तो R अपॉन जेड प्रतिबाधा क्या होता है, ऊपर अभी आपने देखा, R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर का अंडर रूट। सो ये हो जाएगा आपका cos फाई यानी पावर फैक्टर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखो मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो यहाँ पे जनरेटर ऑप्शन है, जनरेटर ही मारेंगे हम लोग, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर, सॉरी नॉट मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर या वो जो डायनेमो भी होता है, डायनेमो, सॉरी मैं मोटर कह रहा था, डायनेमो और इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो यहाँ पे ऑप्शन है जनरेटर विल बी द करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखिए इसमें आपको पढ़ाया गया था मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, वही बोला है यहाँ पे सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता, आप मैग्नेट को काट भी देंगे तो वो नॉर्थ साउथ अपने आप कर लेगा, ठीक है। किसी छोटे चुंबक को मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में यानी एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो। तो देखो बी एक्सियल जो होता है वो 2 गुना होता है बी इक्वेटोरियल के, तो बी एक्सियल बाई बी इक्वेटोरियल इक्वल टू 2/1 आएगा, यानी ये 2 गुना ज्यादा होता है। सो ये एक्सियल और इक्वेटोरियल पूछा है ना, तो 2:1, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। 65 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे, 64 हो गया ना, 64, यस 65। वर्क डन इन रोटेटिंग एनी मैग्नेट थ्रू 90 डिग्री फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था ऊपर P वाला फॉर्मूला पढ़ा था, तो ये होता है मैग्नेटिक डायपोल, वर्क डन इक्वल टू MB इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सो कॉस थीटा के जगह पर 90 रख दोगे ना तो ये खत्म हो जाएगा और MB इंटू 1 MB ही होगा, तो 1 MB, ठीक है। कॉस थीटा के जगह पर 90 रख दीजिएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा है, तो कॉस 90 0, 1 बच जाएगा वहां से और MB इंटू 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे साफ साफ लिख देता हूं, W इक्वल टू MB इंटू 1 माइनस
cos 90, सो cos 90 जीरो खत्म, और ये MB इंटू 1 हो जाएगा 1 MB। डन। सो ये तो बड़ा आसानी से बताया गया था। LM इक्वल टू 5/6 LG, यानी 84% या 0.84 होता है। सो ऑप्शन नंबर 4 याद रखिएगा, 84% होता है। मैग्नेटिक लेंथ ज्योमेट्रिक लेंथ के 84% होता है। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा है, द इक्वेशन ऑफ AC। So the next question is, the equation of alternating current in a circuit is represented by I equal to 50 cos 100 pi t. The frequency of AC is। तो देखिए, बस इससे आप कंपेयर कर लीजिए। I equal to I नॉट साइन ओमेगा t, ठीक है। सो ओमेगा की जगह पे क्या है, देखिए इस इक्वेशन में ओमेगा की जगह पे 100 पाई है। तो हम लोग लिखेंगे ओमेगा इक्वल टू 100 पाई, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 100 पाई, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल और 2 से ये 50 बार में, सो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 50 हर्ट्ज, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व। बस कंपेयर कर लेना है और आपको फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकाल देना है जो कि 50 हर्ट्ज जा रहा है, ठीक है। और 68 नंबर एकदम सीधा सीधा है। करंट डेंसिटी J का फॉर्मूला आता है सिग्मा इंटू ए के टर्म में, ठीक है। सिग्मा इंटू ए के टर्म में आता है, उल्टा लग गया, सिग्मा इंटू ई। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड डिपेंड्स ऑन। तो देखो लेंथ पर तो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला हमको रिकॉल करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो अगर हमको पता चल जाए तो हम लोग बड़े आसानी से बता पाएंगे किस पे डिपेंड कर रहा है। सो द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है हमारा म्यू नॉट म्यू आर। अगर आप रिलेटिव परमिएबिलिटी लेंगे तो हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर n स्क्वायर a अपॉन l। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर, और लेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसमें I का टर्म नहीं है तो हम लोग सीधे लिखेंगे ऑप्शन बी एंड सी। सो ऑप्शन नंबर बी एंड सी इज द करेक्ट वन, ठीक है ये, ठीक है। क्योंकि अगर आप लिखना चाहेंगे तो फॉर्मूला आप लिख सकते हैं यहां से L इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर n स्क्वायर a अपॉन l, ठीक है। और ये वाटलेस करंट होता है I sin phi, वाटलेस करंट होता है सीधा सीधा I sin phi। बहुत ही आसान सा चीज है, ठीक है। इफेक्टिव नहीं है ये वाटलेस हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो देखो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो काई इक्वल टू काई इज ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। और ये 10 का पावर -5 से -3 तक होता है ये। तो ये जो ऑप्शन है ना ये कुछ इनअप्रोप्रिएट सा ऑप्शन दिख रहा है। इसका जो काई होता है ना वो ग्रेटर देन 0 होता है, और ये होता है 10 का पावर -5 से -3 तक, इतने के बीच होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन कुछ सही नहीं लग रहा है, ऑप्शन कुछ इनअप्रोप्रिएट लग रहा है। इसका काई जो होता है ग्रेटर देन 0 होता है बस। निकल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। आयरन निकल कॉपर और आयरन निकल कॉपर नहीं, आयरन निकल कोबाल्ट और अल्लीको, ये आपको बताया गया था। आगे बढ़ते हैं 73 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ। तो देखो पोल पे ये होता है 90 और इक्वेटर पे होता है 0। 0 से बढ़ते बढ़ते पोल पे 90, फिर इक्वेटर पे आता है 0, फिर इक्वेटर से पोल की तरफ 90। सो इक्वेटर पे 0 और पोल पे 90, सो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज पैरेलल टू ई क्रॉस बी, ठीक है। The speed of electromagnetic wave in any material medium does not depend on। तो देखो स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला C इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो परमिटिविटी पे डिपेंड कर रहा है, परमिएबिलिटी पर भी डिपेंड कर रहा है,
ये परमिटिविटी हो गया, ये परमिएबिलिटी हो गया, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। एक फॉर्मूला सी का बताया गया है ओमेगा अपॉन के, तो ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई नू इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा। सो वेवलेंथ पे भी कर रहा है, वेवलेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड कर रहा है। एक ये फॉर्मूला होता है इसका, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ इक्वल टू सी, ठीक है। तो किस पे नहीं डिपेंड कर रहा है, तो चौथा नंबर ऑप्शन है, इट्स इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड पे। इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा तो एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड नहीं करेगा, सो ऑप्शन इज इट्स इंटेंसिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, next question is the ratio of B by E of magnetic field B and electric field E is। तो देखो B by E, next question is the value of angle of dip at magnetic pole। तो देखो इक्वेटर पे 0 होता है और पोल पे 90 होता है, 0 से बढ़ते बढ़ते 90 होता है, फिर पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं तो 90 से घटते घटते 0। सो यहाँ पे पोल पे पूछ रहा है तो पोल पे 90। और ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज पैरेलल टू ई क्रॉस बी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75, तो 75 में पूछ रहा है, 75 में क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा जा रहा है द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एनी मटेरियल मीडियम डज नॉट एग्जिस्ट अपॉन। तो देखो सी का फॉर्मूला क्या होता है, सी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। एक ये होता है ओमेगा अपॉन के इक्वल टू सी, और एक ये होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा इक्वल टू सी। तो देखो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, लेमडा पे डिपेंड करता है, परमिटिविटी पे डिपेंड करता है, परमिएबिलिटी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। और अगर इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता तो एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड नहीं करेगा, सो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। 76 में पूछा जा रहा है द रेशियो ऑफ बी बाई ई, ठीक है, द रेशियो ऑफ बी बाई ई। तो देखो बी बाई ई क्या है, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है एफ अपॉन क्यू बी, सॉरी क्यू वी, एफ अपॉन क्यू वी। और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो क्यू से क्यू कटा, एफ से एफ कटा, 1 बाई वेलोसिटी, यानी 1 बाई मीटर पर सेकंड, सेकंड जाएगा ऊपर तो सेकंड पर मीटर, सेकंड पर मीटर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 1 बाई वेलोसिटी आ रहा है, ठीक है। सो 1 बाई वेलोसिटी मतलब 1 बाई मीटर पर सेकंड, और सेकंड जाएगा ऊपर तो सेकंड पर मीटर, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। आगे बढ़ते हैं। ये तो देखिए अभी मैंने जो ऊपर बताया था उसके हिसाब से अगर आप मारेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट बनेगा, सो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, ओके। और उसके बाद पूछा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डिप, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डिप इज 0 एट, तो पोल पे 0 और सॉरी इक्वेटर पे 0 और पोल पे 90। अभी मैंने बताया था ऊपर तो सही ऑप्शन मारा गया है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। तो देखो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है 0, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0, आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस 0 होता है, और आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। और लास्ट वाला क्वेश्चन है लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स हो जाएगा आपका, इट्स अ वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट। सो क्यू कॉमन ले लोगे तो ई प्लस वी क्रॉस बी, सो ऑप्शन नंबर ए सही। इस तरह से हम लोगों ने पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप देखा, डिटेल एनालिसिस था। सो आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन विद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू।